इस चैप्टर का पहला टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे सबसे पहली याद रखे जाने वाली बात क्या है कि इंडिया और चाइना, अकेले इंडिया और चाइना में पूरी दुनिया का जो टोटल लाइव स्टॉक एनिमल्स है ना, लाइव स्टॉक का मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनको दूध के लिए, अंडों के लिए, मीट के लिए, इन सब के लिए पाला जाता है ना। तो पूरी दुनिया के 70% लाइव स्टॉक एनिमल्स कहाँ पे हैं? इंडिया और चाइना में। बट यहाँ दिक्कत वाली बात क्या है कि इनकी प्रोडक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 25% है ना। देखो जानवर तो इनके पास क्या है 70% है, बस इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 25% है। ब्रीडिंग मैं बिल्कुल पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगा और जो भी कंफ्यूजन है उनसे आपको ऑटोमेटिकली निकाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले ब्रीडिंग। अब देखो ब्रीडिंग दो टाइप की अपने पास, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। यहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, उनको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। देखो इन आउट, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है? सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर, ठीक है। अगर दो एनिमल्स के बीच ब्रीडिंग हो रही है और दोनों की सेम ब्रीड है, सेम एंसेस्टर है, एंसेस्टर जनरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 4 to 6 जनरेशन, ठीक है, सेम ब्रीड सेम एंसेस्टर, तो उसको बोलेंगे हम इन ब्रीडिंग। अब आउट ब्रीडिंग अपने पास 3 टाइप की आ जाती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब नाम में, यहां पे आप नाम में पक्का कंफ्यूज होगे, आउट ब्रीडिंग में, आउट क्रॉसिंग में और क्रॉस ब्रीडिंग में। बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो, इन आउट, इन आउट। और आउट ब्रीडिंग हमारे पास 3 टाइप की आ रही है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग में क्या होगा? सेम ब्रीड और डिफरेंट एंसेस्टर। यहां पे क्या था? ब्रीड भी सेम है और एंसेस्टर भी सेम है। यहां पे ब्रीड सेम है बट एंसेस्टर जो है वो डिफरेंट हो गए। और यहां क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है? ब्रीड भी डिफरेंट है और एंसेस्टर भी डिफरेंट है, ठीक है। अब समझ रहे हो फ्लो? दोनों सेम, एक डिफरेंट, दोनों डिफरेंट। और इंटर स्पेसिफिक में तो नाम से ही पता लग रहा है, इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीशी के बीच, मतलब इसमें क्या है? स्पीशी ही अलग हो गई ना, डिफरेंट स्पीशी होगी, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या है? म्यूल है ना, जो इसको हम खच्चर बोलते हैं। वो किसके बीच का है? दो स्पीशी, घोड़े और गधे के बीच में क्या बना? खच्चर बना अपना, ठीक है। और यहां एक क्रॉस ब्रीडिंग में एक एग्जांपल याद रखेंगे, एनसीईआरटी दिया हुआ है हिसार डेल। हिसार डेल क्या है? क्रॉस ब्रीड है ना। किसका किसका क्रॉस ब्रीड है? बीकानेरी ईव और मरीनो रेम्स का, ठीक है। अब ईव और रेम क्या होता है? इसको अगर सिंपल हिंदी में बोलो तो ईव होती है क्या? भेड़नी या भेड़ी बोल लो आप। रैम होता है क्या? भेड़, मेल भेड़, ये फीमेल भेड़, ठीक है। ये क्या है? शीप की, भेड़ की ब्रीड है। कहां डेवलप हुई थी? पंजाब में डेवलप हुई थी। हिसार डेल के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है? हमने क्या किया? शीप की ब्रीड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पंजाब में डेवलप हुई। तीसरा पॉइंट, ये किसके किसके बीच का क्रॉस है? बीकानेरी ईव और मेरिनो रेम के बीच का क्रॉस है, ठीक है। अब देखो इन ब्रीडिंग के बारे में अपने को 2 बातें ध्यान में रखनी है। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी। देखो इन ब्रीडिंग मतलब हम क्या है? क्लोजली रिलेटेड एनिमल की ब्रीडिंग करा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, क्लोज रिलेटेड हैं तो उनकी होमोजाइगोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और क्या है? इन ब्रीडिंग, ज्यादा इन ब्रीडिंग से क्या हो सकता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है। नाम से ही पता लग रहा है डिप्रेशन मतलब नुकसान होगा, मतलब फर्टिलिटी भी घट जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी घट जाएगी, ठीक है। अब देखो ये कुछ मजेदार बातें हैं एनसीईआरटी में लिखी हुई है और आप पक्का कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आया कि आपको प्योर लाइन्स डेवलप करनी है तो आप कौन सा ब्रीडिंग मेथड यूज करोगे? तो सिंपल सी बात है, प्योर लाइन्स मतलब हमें होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, तो इन ब्रीडिंग इसमें यूज होगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आया कि बेस्ट कौन सा ब्रीडिंग मेथड बेस्ट है किसके लिए? बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी, जिसकी बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए कौन सा बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कौन सा? आउट क्रॉसिंग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन आया कि कौन सा ब्रीदिंग मेथड हम यूज करेंगे अगर हमें डिजायरेबल क्वालिटीज चाहिए, है ना, प्रोजेनी में हमें डिजायरेबल क्वालिटीज चाहिए तो कौन सा ब्रीदिंग मेथड यूज करेंगे? तो आंसर जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। ध्यान रखेंगे प्योर लाइंस में आंसर जाएगा इन ब्रीडिंग और बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आउट क्रॉसिंग और डिजायरेबल क्वालिटीज के लिए क्रॉस ब्रीडिंग। एनसीईआरटी में कंफ्यूज नहीं होना। अब एक हमें यहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नाम से ही पता लग रहा है हम क्या कर रहे हैं, इंसेमिनेशन कर रहे हैं। कैसे? आर्टिफिशियली कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हम इसको कब यूज करेंगे, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, है ना, जहां पे हम अपने मन मर्जी के मुताबिक चीजें करना चाहते हैं, है ना, जहां जैसी हम ब्रीडिंग चाहते हैं वैसी हो। ऐसी नहीं कि नेचुरल हमने भीड़ को छोड़ दिया कि भाई ब्रीडिंग करो बहुत सारे जानवर, नहीं, हम जो चाहते हैं वही हो, है ना। हम अगर चाहते हैं कि ये वाला एनिमल इसके साथ ब्रीड करे तो यहां पे हम ये यूज करें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो हमने एक मेल सेलेक्ट कर लिया, बहुत बड़ा झुंड है एनिमल्स का, उसमें से हम एक मेल सेलेक्ट कर लिया और उसका हमने सीमन क्या कर लिया, निकाल लिया। अब उस सीमन को हमने भरा इंजेक्शन में, और इंजेक्शन कहां कर दिया, अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या कर दिया, उस सीमन को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमने ये सीमन निकाला था ये साथ की साथ भी इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर तो आपको पता ही है, फिर वो जो बिल्कुल ठंड में बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर पे उसको हम स्टोर करेंगे ताकि वो बाद में भी यूज किया जा सके। तो ये था कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है MOET। ये क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। नाम से ही पता लग रहा है मल्टीपल ओव्यूलेशन मतलब बहुत सारे एग, मल्टीपल एग्स की फॉर्मेशन अपने को करानी है। देखो यहां पे कुछ सिंपल सी बातें समझ लो आप, है ना, बेसिक मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें ये कहना क्या चाहता है। देखो कोई भी एक सुपीरियर काउ है, एक सुपीरियर काउ है ना, और हमें सुपीरियर है तो उसके ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, बच्चे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसके बच्चे चाहिए, है ना, ये पहली बात है। और दूसरी बात, अब सुपीरियर बच्चे चाहिए और हमें कम से कम टाइम में चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मान लो एक बार प्रेग्नेंट हुई, मान लो इसका 10 महीने बाद बच्चा आएगा, इतने हम वेट कर रहे हैं और एक ही बच्चा आया, है ना। हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे भी चाहिए और जल्दी जल्दी भी चाहिए, सिंपल सी बात है इतनी, ठीक। तो ऐसा हम क्या कर दें कि इस सुपीरियर काउ के हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे भी मिले और बहुत जल्दी मिले। तो हमने क्या किया, इस सुपीरियर काउ को FSH लाइक एक्टिविटी, FSH तो पता है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH लाइक एक्टिविटी वाले हार्मोन, इस टाइप के हार्मोन क्या कर दिए, इसमें इंजेक्ट कर दिए। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली कोई भी काउ है कितने एग बनाएगी, एक एग बनाएगी ना, नॉर्मली कितने एग बनाएगी, एक एग बनाएगी। बट हमने क्या है, इसको थोड़े ज्यादा हार्मोन इस टाइप के दे दिए कि इस एग ने कितने एग्स की फॉर्मेशन की, इस काउ ने कितने एग्स की फॉर्मेशन की, 6 to 8 एग, है ना। नॉर्मली क्या करती थी, एक करती थी, पर इसने 6 to 8 एग्स की फॉर्मेशन की, ठीक है। अब देखो 6-8 बच्चे तो इसके अंदर, अब एक ही है ना, ये गायें तो बेचारी एक ही है, इसके अंदर 6 से 8 बच्चे तो आ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इन 6 से 8 एग्स को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करा देंगे पहले तो, है ना। इसी के अंदर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे सुपीरियर बुल के साथ, है ना। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ेंगे, है ना, एग्स की होगी वो आगे, वो डेवलपमेंट होगी ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगी, वो एग्स की डेवलपमेंट होगी। तो जब ये डेवलप हो गए 8 से 32 सेल स्टेज पे आएंगे, है ना। देखो अब ये फर्टिलाइज हो चुके हैं, अब ये 8 से 32 सेल के स्टेज पे आए, किसके अंदर, सुपीरियर काउ के अंदर। तो हमने क्या किया, इनको रिमूव कर लिया। अब हमने क्या किया, अब देखो ये एक काउ से हमने इनको रिमूव किया, और हमने क्या किया फिर, देखो 6 से 8 एग थे, मान लो एक हमने 8 गायें पकड़ ली जो बिना काम की थी ना, जो मतलब खास नहीं थी, सुपीरियर नहीं थी, नॉर्मल वाली थी। 6 से 8 गायें हमने पकड़ ली और हर एक गाय को हमने एक एक एग दे दिया। अब जो बच्चा, जो भी प्रेगनेंसी चलेगी वो उनकी चलेगी, और जो ये अपनी सुपीरियर काउ है ये निकलने के बाद ये नेक्स्ट राउंड के लिए अपनी रेडी है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे भी मिल रहे हैं और क्या है, कम टाइम में मिल रहे हैं ना। एक तरीके से यही तो होती है सरोगेट मदर की, एग इसका था, है ना, सुपीरियर काउ का एग था, सुपीरियर बुल का सीमन था, और प्रेगनेंसी किस में चल रही है, जो मेंटेन प्रेगनेंसी किस में हो रही है, सरोगेट मदर में हो रही है ना। इस सुपीरियर काउ का फिगर खराब नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट है बी कीपिंग एपीकल्चर। बी कीपिंग का ही दूसरा नाम है एपीकल्चर। जो चीजें यहां पे लिखी हुई ना, इससे ज्यादा इसमें कोई भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। बी कीपिंग का दूसरा नाम है एपीकल्चर, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है वो मोस्ट कॉमन स्पीशी है किसकी, हनी बी की। हनी बी की मोस्ट कॉमन स्पीशी कौन सी है, एपिस इंडिका, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, अब तीसरा वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता ही है। देखो कोई भी हनी बी है उससे क्या मिलता है, हमें हनी मिलता है, शहद मिलता है, और हनी का तो आपको यूज पता ही है ना, हेल्थ न्यूट्रिएंट्स में भी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और कॉस्मेटिक्स में भी और भी बहुत चीजों में यूज होता है। और बी वैक्स है ना, जो छत्ता होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता बनता है, वो वैक्स सा बनता है ना, वैक्स भी बनता है उसमें। तो उस वैक्स का यूज किसमें होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है, पॉलिश में होता है। तो ढंग से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो ही क्वेश्चन बने, बी कीपिंग का दूसरा नाम एपीकल्चर
रेयर और एपिस इंडिका क्या है, मोस्ट कॉमन स्पीशी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं फिश फॉर फूड। देखो फिश वाले में यही अपना मेन क्वेश्चन बनता है कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर की कौन सी फिश है। ठीक है, ये हम फूड यानी खाने लायक फिश की बात हो रही है कि कौन सी ऐसी फिश है जो खाने में यूज होती है। तो फ्रेश वाटर कौन सी है, कैटला, कॉमन कार्प, रोहू। कैटला, कॉमन कार्प और रोहू। मरीन वाटर कौन सी है, हिल्सा, सार्डाइंस, मैकेरल, पॉम्फ्रेट्स। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी आप देख लो, चाहे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर का डिफरेंस बताओ। देखो पाइसिस आपको पता है, आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे ना तो देखोगे वहां पे पाइसिस होता है। पाइसिस का मतलब होता है फिश, पाइसिस का मतलब होता है फिश। तो पिसी कल्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी, ओनली फिश आएंगी। और एक्वा कल्चर, एक्वा का मतलब होता है पानी, एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर। तो वाटर के अंदर जो भी कुछ आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, नॉर्मली हम यहां पे किसकी बात करेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स की ही बात करेंगे ना। तो पानी के अंदर जो एक्वाटिक एनिमल और प्लांट है वो सब आ जाएंगे किसमें, एक्वाकल्चर में। पिसी कल्चर में क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ फिश आएंगे। ठीक है, अब ये एक डाटा आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से क्या है, खेती बाड़ी से 66% लोगों को इंडिया, ये इंडिया की बात चल रही है, खेती बाड़ी से एग्रीकल्चर से 66% लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिल रहा है अपने देश में। ये एक डाटा है। दूसरा डाटा आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 33% बना रही है। ठीक है, अब देखो, अब हम कुछ फसलों की बात करेंगे। फसलों की बात जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा वैसे ही चलेंगे। पहले बात करेंगे हम वीट। वीट के बारे में क्या दिया हुआ है, देखो वीट के बारे में लिखा हुआ है कि 1960 से लेके 2000 तक वीट की प्रोडक्शन में इंक्रीज आया। और कितना आया है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कितना इंक्रीज आया है, 11 मिलियन टन से लेके कितना बढ़ गया, 75 मिलियन टन बढ़ गया। ठीक है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ, किस वजह से आया, किस वजह से, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटी। ठीक है, अब सेमी ड्वार्फ वैरायटी किसने खोजी थी, किसने डिस्कवरी की, तो नॉर्मन बोरलॉग का यहां नाम आएगा। नॉर्मन बोरलॉग का ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। तो इन्होंने कहां पे काम किया था, किस सेंटर में काम किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज क्या है, इंप्रूवमेंट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, जो कि कहां पे सिचुएटेड है, मैक्सिको में सिचुएटेड है ना। तो इन्होंने यहां पे इस सेंटर में क्या बनाई, सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई, किसकी, व्हीट की। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे इंडियन वैरायटीज की। इंडियन वैरायटीज की जो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, देखो सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये दो वैरायटी आपको याद रखनी है। व्हीट की सोनालिका एंड कल्याण सोना इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई कब, 1963 में। तो व्हीट का इससे ज्यादा अपनी एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं राइस पे, है ना। राइस में क्या है, देखो जैसे व्हीट का क्या था हमने कि 1960 से लेके 2000 तक जो इंक्रीज हुआ, तो ऐसे ही राइस में भी इंक्रीज हुआ। राइस में भी कितना इंक्रीज हुआ, 1960 से लेके 2000 तक राइस की प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ, 35 मिलियन टन से लेके 89.5 मिलियन टन तक इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब राइस में याद रखने लायक बातें, क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है, देखो IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, फिलीपींस में। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, व्हीट वाला सेंटर, व्हीट वाला जो सेंटर था वो कहां पे था, मैक्सिको में था। और राइस वाला कहां पे है, फिलीपींस में। ठीक है, अब एक राइस की वैरायटी थी IR8, ये कहां पे बनाई गई, IRRI है ना, इसमें बनाई गई, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब एक और वैरायटी दी हुई है ताइचुंग नेटिव 1, ताइचुंग नेटिव 1 है, नाम से ही पता लग रहा है, ताइचुंग यानी ताइवान में बनाई गई। और इंडियन वैरायटी कौन सी है, जया एंड रत्ना। मैं एक बार फिर से याद दिलाऊं कि इंडियन वैरायटी की जब बात करेंगे तो व्हीट की कौन सी थी, सोनालिका एंड कल्याण सोना, और राइस की कौन सी है, जया एंड रत्ना। ठीक है, यहां पे अपना राइस खत्म है। अब हम बात करेंगे शुगर केन की। तो शुगर केन की अपनी है दो वैरायटी, कौन सी, सैक्करम बारबेरी, सैक्करम ऑफिसिनेरम। ठीक है, एक है सैक्करम बारबेरी जो कहां पे, नॉर्थ इंडिया में होती है, और एक है सैक्करम ऑफिसिनेरम जो साउथ इंडिया में होती है। ठीक है, अब देखो दिक्कत ये है, जो नॉर्थ इंडिया की ये वाली वैरायटी है, ये वाली है, ये बैड क्वालिटी की है, ये थोड़ी बैड क्वालिटी की है, और ये है अपनी गुड क्वालिटी की। ठीक है, बट दिक्कत क्या है कि ये गुड क्वालिटी की है, हम इसको नॉर्थ इंडिया में लाना चाहते हैं, पर ये नॉर्थ इंडिया में उगाई नहीं जा सकती क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया की है
ना। अब यहाँ पे बायोडिक्वालिटी है तो करे क्या, तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, तो एक जो नई वैरायटी बनी, नई ब्रीड बनी, उससे क्या होगा, वो यहाँ पे भी उगाई जा सकती है, यहाँ पे भी उगाई, यहाँ तो पहले ही अच्छी थी तो वो नॉर्थ इंडिया में भी उगाई जा सकती है ना। तो इस तरीके से हम बैड क्वालिटी से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन के लायक मैं बात बता दूं आपको, आप पक्का ये भूल जाओगे कि बारबेरी कहाँ थी, नॉर्थ इंडिया में थी, ऑफिसिनेरम थी साउथ इंडिया में। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं। देखो नॉर्मली जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं, बैंगलोर में होते हैं, बैंगलोर में, है ना। आपने देखा हो ना कॉर्पोरेट ऑफिस, और जो आईटी हब आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, तो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऑफिस होते हैं, तो ऑफिसिनेरम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज की। देखो ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये आप छुपी हुई है, ये आपको मिलेंगी नहीं, आप क्या है उन टेबल्स पे ध्यान देते हो पर इन पे आप ध्यान नहीं देते। तो ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कौन सी, बैक्टीरिया की कौन सी डिजीज दी हुई है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स। फंजाई की कौन सी, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। और वायरस की कौन सी, टोबैको मोजेक, टर्निप मोजेक। देखो जहां भी मोजेक आ गया मतलब वो वायरस है। और ब्लैक रोट तो आपने गोभी पे देखी होगी ना, गोभी पे वो काला काला लग जाता है, ब्लैक सा जो फूल गोभी पे लग जाता है, वो क्या ब्लैक रोट ही होता है ना। और ये आपकी रस्ट वाली कौन सी होती है, जनरली अपनी फंजाई वाली होती है। रेड रोट वाली भी ये फंजाई में ही आते हैं, ठीक है। और आगे अब देखो नेक्स्ट, ये कुछ याद करने लायक बात है, एनसीईआरटी में अलग अलग जगह बिखरी पड़ी हुई है, बिल्कुल सिमिलर सी बातें, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो आयरन फोर्टिफाइड राइस, आयरन फोर्टिफाइड राइस की खास बात क्या है कि इसमें नॉर्मल जो राइस की वैरायटी है उनसे 5 गुना ज्यादा आयरन है। देखो आयरन फोर्टिफाइड मतलब आयरन ज्यादा है, कितना, 5 गुना, सिंपल सी बात है। अब हाइब्रिड मेज के बारे में लिखा हुआ है कि 2000 में एक हाइब्रिड मेज बनाई गई, और इस हाइब्रिड मेज की खास बात क्या है कि इसमें लाइसीन और ट्रिप्टोफैन 2 गुना ज्यादा है। इस हाइब्रिड मेज में लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन 2 गुना ज्यादा है नॉर्मल मेज से, ठीक है। एक अब एटलस 66 एक व्हीट की वैरायटी है, एटलस 66, इसकी खास बात क्या है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है ना। वो एक यहां याद रखेंगे, देखो मूंग बीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से इन 2 डिजीज की रेजिस्टेंस आ गई। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी लाइन, मूंग बीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से इन 2 डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस आ गई। कौन सी, येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो आयरन वाला तो सिंपल है, आयरन ज्यादा होगा 5 गुना। हाइब्रिड मेज का क्या है, लाइसीन एंड ट्रिप्टोफैन 2 गुना ज्यादा है। एटलस 66 क्या है, प्रोटीन ज्यादा है। देखो एटलस की क्या आती है, अपनी साइकिल आती है, तो साइकिल जो ज्यादा चलाता है मतलब उसमें प्रोटीन ज्यादा है ना, सिंपल सा ऐसे याद रख लेना, हाई प्रोटीन। और मूंग बीन M4 मूंग, M4 मूंग, M4 म्यूटेशन, M4 मूंग, M4 म्यूटेशन। और भी इसको अगर ट्रिक में आगे बढ़ाना तो M4 क्या है, मोजेक, M4 मिल्ड्यू। देखो M मूंग, M म्यूटेशन, M4 क्या है, मोजेक, M4 मिल्ड्यू। तो ये थोड़ा आपका रिलेट हो सकता है। अब एक टॉपिक आता है प्लांट ब्रीडिंग। देखो वैसे इसमें एमसीक्यू बनने लायक इतना कुछ खास नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसमें है क्या। देखो हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट है, ठीक है, हाँ ये हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इनमें से जो सबसे सुपीरियर है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सुपीरियर सेलेक्ट कर लिए। अब सुपीरियर के बीच हम क्या करा देंगे, क्रॉसिंग करा देंगे ना, इनके बीच क्या करा देंगे, ब्रीडिंग करा देंगे, ठीक है। अब इनकी जो प्रोजेनी आएगी वो भी बहुत सारी आएगी ना, बहुत सारी इनकी प्रोजेनी आएगी। ये देखो इनकी ये प्रोजेनी आ चुकी है बहुत सारी। अब इस बहुत सारी प्रोजेनी में से भी जो सुपीरियर हैं, सबसे जिनमें वेरिएबिलिटी ज्यादा आई, जो सुपीरियर होंगे हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर क्या है आगे हम यूज कर लेंगे ना, उनको कमर्शियलाइज कर देंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है। अब एक हमारे पास वर्ड आता है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास जो भी क्रॉप्स हैं, है ना, जो भी फसलें हैं, हमें क्या करना है, सिंपली उनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करना है। और कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम ब्रीडिंग करके ही करेंगे, है ना। तो यही है क्या, बायोफोर्टिफिकेशन। अब एक बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की। सिंगल सेल प्रोटीन का सिंपल सा फंडा ये होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे, देखो अगर 250 किलो की गाय है, ठीक है, कोई 250 केजी की गाय है, वो सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन देती है एक दिन में। और दूसरी तरफ बात करें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। ये 200 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, 25 टन ऑफ प्रोटीन। तो आप फर्क देख लो। तो यही है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है।
अब हम करने जा रहे हैं टिश्यू कल्चर। जितनी भी एनसीईआरटी में उसकी टर्म्स दी हुई हैं उनकी कंफ्यूजन से निकलेंगे। ठीक है, देखो ये है एक प्लांट, ये है एक प्लांट। अब मैंने क्या किया, प्लांट का एक छोटा सा कोई भी पार्ट लिया और इस पार्ट को, प्लांट के इस पार्ट को मैंने लैब में न्यूट्रिएंट सब जो इसको खाना पीना चाहिए वो देके इससे मैंने एक नया प्लांट तैयार कर दिया। ठीक है, नया प्लांट तैयार कर दिया। तो देखो जो ये मैंने पार्ट तोड़ा है इसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट, है ना, इसको हम बोलेंगे एक्स प्लांट। और इस एक्स प्लांट की जो कैपेसिटी है, इस एक्स प्लांट की जो पोटेंसी है नया प्लांट जनरेट करने की, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। अब हम इस एक्स प्लांट से लैब में हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर का यूज करके जो हमने इसे एक्स प्लांट अलग किया, इसे हम हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो हमने ये प्लांट से ये एक्स प्लांट अलग किया था और इससे हम जो नए प्लांट बनाएंगे वो जेनेटिकली बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होंगे जेनेटिकली, है ना, इसी से तो बनाए हैं। तो इस रीजन से इनको क्या बोल देते हैं हम, सोमा क्लोन्स। तो ये सारी टर्म्स क्लियर हैं बिल्कुल। अब अगर लास्ट में एक बात करें, देखो अगर हम दो प्लांट्स का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, जैसे पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दें, तो इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। देखो हमने पोटैटो और टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट मिक्स किया तो नया ही प्लांट बन गया जिसका नाम है पोमैटो। अब पोमैटो अपने काम का नहीं बना था, बन तो गया था पर अपने काम का नहीं था क्योंकि इसमें डिजायरेबल क्वालिटी जो हमें चाहिए थी वो नहीं आ पाई थी। ठीक है, एनसीईआरटी की इस टेबल को याद करने की ट्रिक। देखो एनसीईआरटी की टेबल्स को याद करने का सिंपल सा फंडा है कि कुछ ऐसा मेथड लगाओ कि आपको डायरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो एग्जाम में क्लिक कर जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार रटते रहें और बार बार भूल जाएं। कुछ ऐसा मेथड लगाएंगे कि डायरेक्ट वर्ड्स आपको क्लिक कर जाएं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हीट। देखो व्हीट का क्वेश्चन आते ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए, व्हाट इज हिमाचल। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हिमाचल, तो आपके दिमाग में क्या आंसर आएगा कि हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग छुट्टियां काटने मतलब रेस्ट करने जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज हिमाचल, हिमाचल क्या है, हिमाचल एक हिली एरिया है और वहां लोग रेस्ट करने जाते हैं। तो व्हाट से हमारे पास आया व्हीट, हिमाचल से आ जाएगा हिमगिरी जो व्हीट की वैरायटी हो गई और ये हो जाएंगी हमारे पास डिजीज। हिली से आई हेलबंट और रेस्ट से आई रस्ट। सिंपल है। अब नेक्स्ट है ब्रासिका। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। हमारे इंडिया में जो सोना होता है, सोना यानी स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण को क्या बोलते हैं हम, सोना। तो हमारे इंडिया में जो स्वर्ण या सोना होता है वो कैसे कलर का होता है, हमें पता है वो येलोइश कलर का होता है। पर जो ब्राजील में स्वर्ण होता है यानी ब्राजील में जो सोना होता है वो व्हाइट कलर का होता है। सिंपल है, जो ब्राजील में स्वर्ण होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो ब्राजील से हमें याद आएगा ब्रासिका और स्वर्ण से याद आएगा पूसा स्वर्णिम और व्हाइट से हमें याद आएगा व्हाइट रस्ट। ठीक है, ये क्रॉप हो गई, ये वैरायटी हो गई और ये डिजीज हो गई। सिंपल है। अब नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर। देखो इसकी भी अगर आप ट्रिक बनाने की कोशिश करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। देखो सिंपल है, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, फूल गोभी। तो आपने फूल गोभी को देखा है, कॉलीफ्लावर को देखा होगा, वो कैसी दिखती है, बिल्कुल सफेद कलर की। कैसी दिखती है, एक बर्फ के गोले जैसी। बर्फ के गोले को हम क्या बोलेंगे, स्नोबॉल। ठीक है, कॉलीफ्लावर कैसी दिखती है रियल लाइफ में, बर्फ के गोले जैसी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्नोबॉल, मतलब बर्फ का गोला। तो एस फॉर स्नोबॉल से हमें याद आ जाएगा एस फॉर सुभरा। तो कॉलीफ्लावर की दो वैरायटी, पूसा स्नोबॉल एंड पूसा सुभरा। सुभरा कहां से याद आएगी, एस से। एस फोर था स्नोबॉल और एस फोर आ जाएगा सुभरा। अब इसकी डिजीज, देखो आपने गोभी को देखा हो अगर ध्यान से, तो व्हाइट गोभी पे आपने ब्लैक ब्लैक मार्किंग्स ही देखी होंगी। ठीक है, गोभी पे आप ध्यान से देखना, जो ब्लैक ब्लैक मार्किंग्स ही होती है वो होता है ब्लैक रोट। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ याद नहीं करना था, ये ऑटोमेटिक है। नेक्स्ट है काउपी। इसकी ट्रिक हम करेंगे काउ से। बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो जो काउ होती है, जो गाय होती है, उसे हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। हमें पता है कि काउ को हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। पवित्र मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कोमल मानते हैं। सिंपल है, काउ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं। तो ये कोमल तो यहां से याद हो गया। सिंपल है। अब आगे चलते हैं। देखो काऊ के मिल्क में आपने सुना होगा, टीवी में एड भी आती है कि काऊ के मिल्क में ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। मतलब काऊ का जो मिल्क होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। काऊ का मिल्क ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होता है। ठीक है, तो काऊ को हिंदू लोग कोमल मानते हैं और उसका मिल्क एंटीबैक्टीरियल होता है। तो काऊ से हमें याद आया काउपी, कोमल से आया पूसा कोमल और एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियल से हमें याद आ जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है,
अब लास्ट है चिली। देखो वीडियो खत्म करने से पहले एक ही एडवाइस दूंगा कि सदा चिल करो, मतलब हमेशा मजे करो, सदा चिल करो। तो सदा से आया पूसा सदाबहार और चिल से आया चिली, मतलब चिली की जो वैरायटी है वो कौन सी है, पूसा सदाबहार, सदा चिल करो। अब देखो इसकी डिजीज देखो, इसके नाम से ही हो जाएगी। चिली से हमें याद आ जाएगा चिली मोजेक वायरस। अब चिली मोजेक वायरस से हमें एक आइडिया लग गया कि पूरी टेबल में जो मोजेक वायरस वर्ड है वो सिर्फ चिली में यूज हो रहा है, तो टोबैको मोजेक वायरस भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा चिली में। देखो एनसीईआरटी की मैंने एक टेबल आपको याद करा दी है ना, और ये वाली टेबल आपको खुद याद करनी है। देखो ज्यादा ट्रिक से भी थोड़ा नुकसान हो जाता है ना, ट्रिक्स उतनी ही बनानी चाहिए जहां पे लॉजिकली थोड़ी ट्रिक बने ना, ढंग की ट्रिक बने। अब बिना बात की फालतू की ट्रिक बनाने में क्या है, चीज और कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएंगी और भूल जाएंगी।